अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। देखिए यहाँ इससे मैं शुरू करूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशंस, हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन की बजा भी रहे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे एग्जेक्टिव हो। सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इस वक्त, खासतौर पे चीफ जस्टिस और ये 4 रुकनी बेंच, और अब इन्होंने जूनियर जजेस जो अपॉइंट किए हैं, इसीलिए जूनियर जजेस को अपॉइंट किया था कि वो जूनियर जजेस चीफ जस्टिस की बात माने, क्योंकि अगर आइन और कानून के मुताबिक चलें तो फिर ये जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट से वापस अपने हाई कोर्ट जाएंगे। तो मजबूरी है, इस वक्त इख्तियार चीफ जस्टिस का है। हालांकि ये इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है, लॉ पास किया गया है, लेकिन उस लॉ को जो 184(3) के हवाले से, वो मोटो नोटिस और बेंच बनाने के हवाले से ये 3 रुकनी कमेटी को इख्तियार दे दिया गया है, लेकिन इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये चीफ जस्टिस नहीं चाहते। इन्होंने अपनी 8 इंच की मस्जिद बनाई, 8 इंच के सुप्रीम कोर्ट में 8 का बेंच बनाया और इसको मुअत्तल कर दिया। चलें जी, मुअत्तल कर दिया। हुकूमत कहती है, पार्लियामेंट कहती है हम मानते ही नहीं इस बेंच को। फिर इस बेंच के फ़ैसले की हकीकत नहीं, और फिर स्पीकर ने एक सही फ़ैसला किया, नोटिफाई किया, लॉ बन गया है, एक्ट बन गया है। अब वो जो इस्लाहाती बिल सुप्रीम कोर्ट लॉ बन गया है, उसको ये हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है, जबकि इसी ने पार्लियामेंट में कानून भी बनाया। समझ से बाहर है। और ये जो ताकत है हुकूमत के पास कि ये एक रिक्वेस्ट करे 3 रुकनी बेंच से जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, क्योंकि कानूनी तरीक़ेकार है ना, एग्जेक्टिव है, ऑर्डर्स हैं, उसका काम है। अब जब लॉ बन गया है तो लॉ भेजेगा कौन? वो हुकूमत भेजेगी ना। अब वहाँ पे जो दूसरे दीगर जजेस हैं, हम उनको क्या इल्ज़ाम दें कि वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? वो इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो एक्शन उस वक्त लेंगे जब आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब ये लॉ बन गया है, अब आप एक्शन लें। तो फिर देखिए सारे एक्शन हो जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास बुला लिया जाएगा, कमीशन का भी फैसला होगा, जूनियर जजेस का भी फैसला होगा, और रेफरेंसेस जो चीफ जस्टिस के अगेंस्ट और जो 4 जजेस के अगेंस्ट है वो भी एक्टिव हो जाएंगे। और बेंचें और ये जो सुओ मोटो है, इसका सबका मसला 3 रुकनी बेंच में चला जाएगा और मेजॉरिटी से फैसला होगा। तो हुकूमत रिक्वेस्ट ही नहीं कर रही है, हालांकि सिर्फ एक लेटर लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ लेटर कैसे निकलेगी जब तक वज़ीर आज़म नहीं बोलेगा? और वज़ीर आज़म इतना डरपोक, और माज़रत के साथ इतना डरपोक वज़ीर आज़म आज तक नहीं देखा। और इनको इसको इस बात से कोई लगाव नहीं है कि मेरा मुल्क जल रहा है। इसको, इन लोगों को सिर्फ एक लगाव है कि हमारी हुकूमत बची रहे। हालांकि यही हुकूमत इनका सत्यानाश कर रही है। यही हुकूमत ख़ास तौर पे PMLN का सत्यानाश पंजाब में कर रही है, क्योंकि आप कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे ना। एक तरफ आपको इमरान खान सियासी तौर पर इस तरीके से उसने आपको मसला इंगेज किया हुआ है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के ये 4 रुकनी बेंच आपको काम ही नहीं करने दे रहा है। तो इससे तो अच्छा है कि आप इस्तीफा दें और सुप्रीम कोर्ट को कहें कि हुकूमत चलाएं, आए इमरान खान को लाएं, किसी को भी लाएं, चलाएं हुकूमत। लेकिन ये पता नहीं अपनी भाई की बात भी मान रहे हैं नहीं मान रहे, क्योंकि मैं तो मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट पढ़ता हूँ, उनकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, वो अपने बाप से अलग तो नहीं हो सकती। और उनका स्टेटमेंट बिल्कुल वाज़ेह है, वही स्टेटमेंट है जो मोहम्मद रहमान का नज़र आता है। इवन कि बिलावल भुट्टो भी बात कर लेते हैं, लेकिन ये हुकूमत जो है वो बात ही नहीं करती। इसके चंद वज़रा हैं जिनके पास इख्तियार है, और ये चिमटे हुए हैं इख्तियार के साथ। अब आप ये बताइए कि क्या किसी मुल्क में इतनी रियासत और हुकूमत कमज़ोर होगी कि 2000 या 3000, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे, याद रखिएगा 2-3 हज़ार लोग जत्था, चाहे उनके हाथ में असलही होता, क्या वो
इस तरह सबोताज कर सकते थे पाकिस्तान के अहम सरकारी इमारतों को, हमारी इज़्ज़तों को, मिलिट्री एरिया में घुसकर कोर कमांडर हाउस में दूसरी जगहों को इस तरह उजाड़ सकते थे, उसको आग लगा सकते थे, मसाजिद को, स्कूलों को, आपके ईदी एम्बुलेंस को, रेडियो पाकिस्तान को, बाज़ारों को। इस तरह कोई जत्था किसी भी मुल्क में 2000 जत्था, तो फिर उस मुल्क की हुकूमत कहाँ है? आप ज़रा गौर कीजिए, मेरी बात को गौर कीजिए कि क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर है? नहीं, इतनी कमज़ोर नहीं है। कमज़ोरी है उस शख्स में जो उस हुकूमत में बैठा हुआ है, कमज़ोरी और बुज़दिली है उस शख्स में जो वज़ीर आज़म बना हुआ है, उस काबीना में जो 85 की काबीना है, जो शेरों के लिबास में गीदड़ बनी हुई है। क्या मजाल है बताइए कि 2-3 हज़ार लोग, यकीन मानिए इतने ही लोग निकले, ख़ास तौर पे पंजाब के एरिया में। सिंध में तो चाहे कि ना कोई चीज़ मेजर जलने दी, सिंध की हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, उन्होंने मारा ठीक ठाक इनको। लेकिन केपीके में और पंजाब में क्या हुआ? कहाँ थी हुकूमत? जाहिर है ये सवाल अब पीटीआई वाले उठाएंगे कि ये तो हुकूमत, वो खुद कह रहे हैं कि हमें तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं मिली। तो हुकूमत कहाँ थी जब रोड पे बलवाई जो है वो निकल कर आग लगा रहा था? और अगर हुकूमत ने रिएक्ट किया होता तो उनमें से आधे तो घर जा चुके होते हैं। लेकिन जब आप रजिस्ट नहीं करोगे, और लोग देख रहे थे टीवी में, सोशल मीडिया में कि हुकूमत है ही, कोई पुलिस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, और तो अगर 25 आदमी निकले तो 25 और निकल आएंगे कि भाई कुछ नहीं कहा जा रहा है, चलो, तो फिर हर किस्म के लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने रेजिस्ट दिया होता तो आधे अफराद तो जा चुके होते, नहीं 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 भाई हुकूमत खड़ी है, मारेगी, गिरफ्तार करेगी, और हो सकता है गोली मारे और फारिग। क्योंकि हुकूमत का काम है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करे तो उसको सख्ती से निपटे, और अगर इधर से कोई गोली चलाता है या ऐसे अमल करता है जैसा हुआ है तो फिर हुकूमत नहीं रुकती, फिर इन शरपसंदों की लाशें गिरनी चाहिए थी, चाहिए कोई भी होते। क्योंकि जो कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस चला रहा है, जो मसाजिद जला रहा है, वो शरपसंद हुआ ना। कहाँ है हुकूमत? तो ये वज़ीर आज़म इंतहाई बुज़दिल इस मामले में भी है, एक अर्जी भेजने में सुप्रीम कोर्ट में बुज़दिली दिखा रहे हैं। अब आइए, एक शख्स जिसका नाम चीफ जस्टिस है, उसने पार्लियामेंट को नीचे गिरा दिया, उसके सारे ऑर्डर्स को उठा के फेंक दिए। हालांकि पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, माजरत के साथ एक चीफ जस्टिस, और इन्होंने ऐसे अपने साथ जजेस रखे हुए। पार्लियामेंट उड़ा दो, हुकूमत उड़ा दो, इलेक्शन कमीशन उड़ा दो, फौज उड़ा दो, आपके पीडीएम उड़ा दो, 11 सियासी जमातें इत्तेहाद में उड़ा दो, ब्यूरोक्रेसी उड़ा दो, इंतजामिया उड़ा दो, आइन उड़ा दो, कानून उड़ा दो, मेरी अदालत, मेरा फैसला, जो मैं कहूं वो आइन होगा। कहाँ है ये पार्लियामेंट की ताकत, एग्जीक्यूटिव की ताकत, ये आपके रियासत की ताकत, एस्टेब्लिशमेंट की ताकत, ब्यूरोक्रेसी की ताकत, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट, नैब इंडिपेंडेंट? कहाँ है? आइन ने दिया है ना। एक शख्स ने सब कुछ चित किया हुआ है, और वो भी गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर। कल का जो आपका वो है, मैं उस पर आपको ये शाखावर क्या कह रहे हैं कल के फैसले पे, आइए सुनिए, मैं सुनाता हूँ आपको, आइए सुनिए। कोई भी जो मातहत अदालत होती है, मातहत अदालत मतलब कि किसी हाई कोर्ट के मातहत अदालत, उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो हाई कोर्ट्स तो एक्सरसाइज कर सकती हैं क्योंकि उनके पास सुपरवाइजरी जो रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन किसी भी गिरफ्तारी को रेगुलेट करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डोमेन से बाहर है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा एक सवालिया निशान होगा
कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगी उसकी गिरफ्तारी में तो ये इससे बहुत सारे सवालात उठेंगे। ये गिरफ्तारी हुई है नैब ऑर्डिनेंस के तहत, और जो भी उसका तरीक़ाकार गलत था या जो भी था, जब उनको गिरफ्तार करके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनको जब जिस्मानी रिमांड दे दिया 8 दिन का, तो उसकी मुझे मिसाल नहीं मिलती कि उसका जुडिशल रिव्यू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की सूरत में आया हो। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड है कि इसको ऑलरेडी हाई कोर्ट डिसाइड कर चुकी है इस चीज़ को, कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त फिर हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया कि ये जो गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहाते में हुई है और जिस तरीके से हुई है तोड़ फोड़ करके, और क्या ये जायज़ है या नहीं। तो उन्होंने फिर परसों ही एक मुफस्सल हुक्म जारी किया, उसमें उन्होंने ये होल्ड किया कि उनकी गिरफ्तारी जो थी वो तो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके हुई है। जी, सुना आपने क्या कहा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं था कि इस लॉ के हवाले से वो कोई फैसला देते, लेकिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और ऐसा फैसला दिया कि धड़ल्ले से दिया कि मैं आइन तोड़कर इमरान खान को सपोर्ट करूंगा, और आउट ऑफ वे सपोर्ट किया। शर्म भी नहीं आई कि मैं ये क्या कर रहा हूं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का मैं सबसे अहम जज बन के बैठा हुआ हूं, और मैं एक मुल्जिम को जो 60 अरब की करप्शन में है, 60 अरब की करप्शन में। लोग कहते हैं ना कि जी पीपल्स पार्टी के दौर में भी बेनज़ीर को कत्ल किया गया था तो लोगों ने एहतजाज किया था, सड़कें ब्लॉक कर दी थी, गाड़ियां जलाई थी, आपके ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी थी, लेकिन उस ज़माने में फ़ौज पे हमला नहीं हुआ था। पाकिस्तान की जिनापुर पे हमला, मैं जिना पे हाउस पे हमला नहीं हुआ था। पाकिस्तान की अहम तनसीबात और फ़ौजी तनसीबात पे हमला नहीं हुआ था। वो हुई थी पॉलिटिकल लड़ाई, वो हुई थी आपकी गाड़ी जलाई गई, वो पटरियाँ उड़ा कर। लेकिन वो उस वक्त जब उनकी महबूब रहनुमा को बेदर्दी से कत्ल किया गया, इस शख्स को तो 60 अरब की करप्शन पे गिरफ्तार किया गया। तो कौन सी रिएक्शन भाई? 60 अरब की करप्शन है, और 60 अरब की इस करप्शन पे नैब अपना पूरा आईनी और कानूनी इख्तियार रखा है। आपने सुना कि ये सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इस चीफ जस्टिस ने अपने 2 पसंद के जजेस को बैठा के बाकी इन तमाम सीनियर जजेस को उठा के फेंक दिया। उसके बाद फैसला आपके सामने, और ये फैसला पहले से पता था, अब तो आ गया है, अब तो ऑडियो आ गई है, अब तो ऑडियो ये भी आ गई है कि इमरान खान आज़म स्वाति को कह रहा है कि जाके सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करो। भाई आज़म स्वाति क्या चीज़ है कि वो मैनेज करेगा? खरबपति आदमी है, उसकी काबिलियत सिर्फ ये है कि वो खरबपति आदमी है, इसके अलावा उसकी कोई काबिलियत नहीं है कि जी वो कोई लॉयर है, वो कोई रिटायर्ड जज है, वो कोई अवाम में असर रसूख रखने वाला, एक इलेक्शन नहीं जीत सकता काउंसलर का, वो कोई सियासी जहन बहुत बड़ा रखता है। नहीं 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 नहीं, आज़म स्वाति का नाम इसलिए लिया गया कि आज़म स्वाति खरबपति आदमी है। और मैं नहीं कह रहा, इमरान खान ने कहा कि जाके मैनेज करें, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करें, आज़म स्वाति से बात करो। और फिर तारिक नईम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह मैनेज हुई है कि चीफ जस्टिस साहब फैसला करेंगे और इस तरह फैसला जाएगा जो तारिक रहीम ने और ख्वाजा क्या वो जो क्या नाम है कयूम ने, जो कि जियो के एक रिपोर्टर हैं, आखिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। सबको पता है कि ये वॉइस सच्ची है। तो अब आप ये बताइए कि इसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब का तो रिएक्शन हमने देखा, हमने मरियम नवाज साहबा का रिएक्शन देखा। इस मुल्क का एग्जीक्यूटिव किधर है? इस मुल्क का एग्जीक्यूटिव किधर है? इस मुल्क का एग्जीक्यूटिव तो बताए कि जी जिना हाउस कैसे जल गया, MM आलम की निशानी कैसे जल गई, निशाने हैदर कैसे जल गया, ये जो ईदी एम्बुलेंस कैसे जल गई, पाकिस्तान कैसे जल गया। अगर आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और आपको आइन ने इख्तियार दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, आपकी मौजूदगी में पाकिस्तान कैसे जल गया बताइए ना। पूछें इस वजीर आजम से जो ये और चंद लोग मिल के सिर्फ हुकूमत चला रहे हैं, और इनकी इस हरकत की बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पे पंजाब में जो सबसे बड़ी सियासी जमात थी तबाह हो रही है।
और मियां नवाज शरीफ साहब भी मुंह देख रहे हैं और पीडीएम भी मुंह देख रही है। मोहम्मद फजल रहमान साहब एक्शन लें, मरियम साहिबा एक्शन लें, नवाज शरीफ साहब एक्शन लें। 11 सियासी जमातों, 7 सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस, पूरी पार्लियामेंट, पूरी काबीना, इलेक्शन कमीशन, आपके ब्यूरोक्रेसी, इवन के फौज तक को एक शख्स ने उंगली पे नचाया हुआ है और वो सारे गैर आईनी, गैर कानूनी फैसले करके आपको बोल रहा है कि तुम्हें बोलने का इख्तियार नहीं, हालांकि आप चाहें तो सिर्फ डिकार मारें तो ये गायब हो जाएगा। तो लोगों ने बोला क्यों नहीं आप एक एक्शन ले रहे, ये नहीं, अर्जी नहीं दे सकते एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ एक ऐसा आदमी जिस पे ऑलरेडी रेफरेंस मौजूद है, सारे रेफरेंस हैं, ऑडियोज हैं, आप उसके फैसले भी नहीं मान रहे हैं और वो गैर आईनी तौर पर बैठकर फैसले गैर आईनी देकर आप सबको चित किए हुए आइन को और कानून की धज्जियां पे घेरकर एक शख्स की सहूलतकारी कर रहा है और आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ऐसे शख्स को जो सहूलतकार है और जो साबित भी हो रहा है उसको उठाकर साइड में करें और दूसरे को कहें कि आओ अपने इदारे की इज्जत बचाओ और पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी लाओ। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।